नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि ममता बनर्जी के शासन में घुसपैठिए पनप रहे हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों को गारंटी दी कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। बैरकपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को 5 गारंटियां दी। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। SC, ST, OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। CA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि TMC ने लोगों से जो पैसा वसूला है उसे कानून जनता को वापस दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी भ्रष्ट नेताओं को चैन से नहीं बैठने देगा। कल 13 मई को मतदान का दिन है। इस चरण में यूपी के साथ बिहार की 5, झारखंड की 4, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, मध्य प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 8, जम्मू कश्मीर की 1, तेलंगाना की 17 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के साथ विधानसभा की 175 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इससे पहले जानकारी दी थी कि 10 राज्यों की 96 संसदीय सीटों के लिए 4264 नामांकन दाखिल हुए थे, जिनमें से 1717 वैध पाए गए हैं। यूपी की 13 सीटों के समेत 96 सीटों पर कल मतदान होगा, जिसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। कल 1717 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मैंने इनके बारे में गठबंधन के अन्य सहयोगियों से बात नहीं की है, लेकिन ये मेरी गारंटी है, इसके बगैर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है, लेकिन मैं कुछ पुरानी गारंटियों की बात कर लेता हूं और आप तय कीजिएगा कि किस पर भरोसा करना है। खाते में 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, 24 घंटे बिजली देंगे, बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे और 100 स्मार्ट सिटी भी बनानी थी। हमने गारंटी दी कि बिजली मुफ्त की है, 24 घंटे दी है और स्कूल बेहतर बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। केजरीवाल ने अपनी घोषणा में लोगों को 10 गारंटियां दी और वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के बाद PM पद छोड़ देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी पंजाब और दिल्ली में आपकी सरकार को गिराना चाहती थी, लेकिन उसका यह मकसद पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां अपनी पार्टी के विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आप और अधिक एकजुट हो गई है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर केजरीवाल भाजपा को घेरते हुए नजर आए। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी थी। हरियाणा में फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार विशेष सत्र बुला सकती है। प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि कुछ वक्त पहले 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार पर संकट घिर गया है और इस मौके को भुनाते हुए कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। अब खबर है कि हरियाणा सरकार फ्लोर टेस्ट पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि JJP के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस के 4 से 5 विधायकों के टूटने की भी खबर है। इस बीच राज्यपाल ने कांग्रेस से 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी। चौटाला ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने आज रविवार को सम्मन भेजा है। ईडी सम्मन भेजकर आलमगीर आलम को 14 मई को ईडी के जोनल ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा है। गौरतलब है कि ईडी ने बीती 5 मई को टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल और बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकानों से कुल 35 करोड़ 23 लाख रुपए के बरामद किए थे और इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 5 मई की देर रात को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 13 मई तक रिमांड में लिया था। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी ने एक और नई लिस्ट जारी की है। इसमें मिर्जापुर
शेरमेश बिंद और रॉबर्टगंज से छोटेलाल खरवार को टिकट दी गई है। कुछ दिन पहले ही मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। जनता से पूछा कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए बताया कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में उनकी मुलाकात रमेश बिंद से हुई है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रमेश बिंद ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा है कि राजेंद्र एस बिंद का टिकट काटकर उसको टिकट दिया जाए, क्योंकि वो सांसद और विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आरएस बिंद का टिकट एक बार फिर काट दिया है। 2019 में आरएस बिंद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, मगर अंतिम वक्त में उनका टिकट काटकर रामचंद्र निषाद को दे दिया गया और इस बार कुछ ऐसा ही होता नजर आया है। रमेश बिंद मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा से बसपा से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। बसपा छोड़कर 2019 में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने टिकट दिया और वह भदोही से सांसद बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज सीएम योगी बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। यहां पर सीएम ने दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने बाबा काल भैरव की आरती उतारी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा के शरण में शीश झुकाकर उन्होंने प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। योगी ने विधि विधान से किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। बता दें कि पीएम मोदी 13 मई को वाराणसी में भव्य रोड शो करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं और 14 मई को लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इन्हीं कार्यक्रमों की तैयारियों को परखने के लिए सीएम योगी कल शनिवार से वाराणसी में हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी आज रविवार को शुभ मुहूर्त पर सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों भक्त इस पावन पल के साक्षी बने। कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को बधाई दी है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मबेला पर सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। हल्की बारिश के बीच आर्मी बैंड और ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ कुबेर जी, श्री उद्धव जी और गाडू चौगड़ा और दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावेल समेत धर्माधिकारी, हकूकधारी और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का पूरी तरह से आगाज हो गया है। उत्तराखंड के गाजियाबाद जिले में पुलिस ने 32 वर्षीय एक मौलवी को एक युवती से दुष्कर्म करने और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ग्रामीण क्षेत्र के डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने इस मामले में शिकायत दर्ज के हवाले से बताया कि गाजियाबाद जिले में मसूरी थाना इलाके की एक 22 साल की युवती 2 वर्ष पूर्व मौलवी जब्बार के यहाँ पढ़ने जाती थी और इसी दौरान मौलवी ने उसे कथित तौर पर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। डीसीपी ने शिकायत के हवाले से कहा कि इससे बाद से मौलवी उसे डरा धमकाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा और वह उसे धमकी देता था कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसका वीडियो सार्वजनिक कर देगा। यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले मामले का वीडियो गांव में सार्वजनिक हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पीड़िता के माता पिता को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने इसके बाद मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोपी मौलवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। डीसीपी ने बताया कि मौलवी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस उन दोषियों का भी पता लगा रही है जिन्होंने जानबूझकर वीडियो सार्वजनिक किया। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।